So hello everyone and welcome back to my channel Study with Sana. So today we are going to start with a new chapter of class 10 history, that is nationalism in India. पिछली क्लास में मैंने आपको राइट्स ऑफ नेशनलिज्म यूरोप का लेक्चर 1 दिया था, उसके बाकी लेक्चर्स भी आएंगे, इसके बाद मैं उसका दूसरा लेक्चर लाऊंगी। ऑलराइट, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी ईमेल आईडी मिल जाएगी, जिसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में भी लिखकर बता सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन विद द सेशन। सो नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 1। सो सबसे पहले मैंने आपको पिछली क्लास में राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में ये बताया था कि नेशनलिज्म हम किसको बोलते हैं। नेशनलिज्म हम बोलते हैं फीलिंग ऑफ वननेस को, फीलिंग ऑफ वननेस। ऐसी फीलिंग कि हम एक नेशन को बिलोंग करते हैं, हमारा कल्चर एक है, हमारी सोसाइटी एक है, हमारा लैंग्वेज एक है, उस फीलिंग को नेशनलिज्म बोलते हैं। अ फीलिंग ऑफ वननेस विद योर स्टेट और सोसाइटी, लव और डिवोशन फॉर द मदरलैंड, बिलीफ इन द पॉलिटिकल आइडेंटिटी ऑफ वन्स कंट्री, दीज आर द बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या होता है ये हम अच्छे से पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। सो जब नेशनलिज्म इन इंडिया है ये कहां से शुरू हुआ? नेशनलिज्म की फीलिंग इंडियंस में कहां से आई? फर्स्ट वर्ल्ड वार से आई। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार ने क्या किया? फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पीपल ऑफ इंडिया। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है, हमें सबको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ? 1914 में, राइट? 1914 में हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार टू 1918। So the first world war जो हुआ, first world war broke out in 1914, right? India was in a state of growing resentment against the British. British Indians पे इतना जुल्म कर रहे थे, इतनी चीजें कर रहे थे, जिसकी वजह से जो इंडियंस की नाराजगी है, इंडियंस का रेजेंटमेंट यानी कि नाराजगी है, वो ब्रिटिश की तरफ बढ़ रही थी। Alright, तो जो वॉर है, वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन है। वॉर की वजह से, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नंबर 1 की वजह से एक नई इकोनॉमिक और एक नई पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुई इंडिया में। वॉर की वजह से डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया। डिफेंस एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो एक्सपेंडिचर वॉर में ऑब्वियसली आर्मी यूज होती है, तो उस आर्मी पे जो हम एक्सपेंड करते हैं, जो उस पर एक्सपेंडिचर होता है, उसको हम डिफेंस एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इंक्रीज इन टैक्सेस हुए, कस्टम ड्यूटीज रेज हुई, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ, तो ये सारी चीजें हुई, और ये सब चीजें किसका रिजल्ट थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नंबर 1 की वजह से एक नई इकोनॉमिक, एक नई पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुई, एक डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ, टैक्सेस इंक्रीज हुए, कस्टम ड्यूटीज रेज हुए, इनकम टैक्स बढ़ गया, और लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की, जिसकी वजह से जो इंडियंस का रिजेंटमेंट था, इंडियंस की नाराजगी थी अगेंस्ट द ब्रिटिश, इट वाज ग्रोइंग डे बाय डे। प्राइसेस इंक्रीज हुए, आपको कोई भी चीज खरीदनी थी, अब उसको दुगनी प्राइसेस पे आपको खरीदनी होती थी। Forced recruitment. Villages forced to supply soldiers for the war. Forced recruitment हुआ villages में, और crop failure हुआ 1918 to 1914. Forced recruitment जो है mostly rural areas में हुआ. So forced recruitment in rural areas caused widespread anger among the people. बहुत गुस्सा बढ़ गया forced recruitment की वजह से लोगों में. Caused widespread anger among the people, which was further ignited, वो जो फिर बाद में किससे ignited हुआ? वो इससे ignite हुआ कि एक तो क्रॉप फेलियर भी हो गया, 1918 से 1990 तक आपके क्रॉप फेल हो गए, और 1920 से 1921 तक। तो इसकी वजह से भी जो है लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने हुई। लोगों का जो गुस्सा था, जो रेजेंटमेंट था अगेंस्ट ब्रिटिश, वो डे बाय डे बढ़ रहा था, और इसको किसने अकम्पनी किया? एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी आया वर्ल्ड वॉर नंबर 1 के बाद, जिसकी वजह से लोगों को और ज्यादा जो प्रॉब्लम्स थी, और ज्यादा जो टेंशंस थी, वो फेस करनी पड़ी। क्लियर? सो ये हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इंपैक्ट पड़ा पीपल ऑफ इंडिया पे। नाउ अब लोग इतने प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, इतनी मुश्किल्स फेस कर रहे थे, अब लोगों को एक मसीहा की जरूरत थी, एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उनको इन सब प्रॉब्लम, सब टेंशन, सारी चीजों से बाहर निकाल सके, उनको बचा सके, उनको प्रोटेक्ट कर सके। वो मसीहा बने हमारे गांधी जी। सो गांधी जी अब इमरजेंस ऑफ गांधी जी आए।
मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी आए। इससे पहले गांधी जी कहाँ थे? वो साउथ अफ्रीका में थे। वो साउथ अफ्रीका में रेसिस्ट रिजिम के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। साउथ अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था गोरे और काले लोगों के बीच में। काले लोगों को पब्लिक चीजें यूज करने नहीं देती थी, उनके बच्चों को पब्लिक स्कूल्स में जाने नहीं देता था, जिसके खिलाफ जो है वहां पर गांधी जी लड़ाई कर रहे थे। तब गांधी जी आए। गांधी's efforts in South Africa were well known, not only among the educated but also among the masses. सबको पता था कि गांधी जी ने कितने एफर्ट्स किए काम पर साउथ अफ्रीका में। गांधी का एक नोबल मेथड ऑफ मास एजुटेशन था। जो गांधी जो थे वो he had successfully fought the racist regime again, एक racist regime उन्होंने सक्सेसफुली फॉट किया, और जो डिस्क्रिमिनेशन होता था साउथ अफ्रीका में काले लोगों के साथ, उन्होंने उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। किससे? विद अ नोबल मेथड ऑफ मास एजुटेशन। वो मास एजुटेशन का मेथड कौन सा था? वो मेथड था गांधी टेक्निक ऑफ सत्याग्रह। गांधी किस टेक्निक को अप्लाई करते थे? सत्याग्रह। सत्याग्रह का क्या मतलब होता है? होल्डिंग ऑन टू ट्रूथ। होल्डिंग ऑन टू ट्रूथ मतलब ये कि नो वायलेंस, हमें कोई वायलेंस नहीं करनी है। हम नॉन वायलेंस का एक मेथड था कि अगर आप सच्चा हो, इफ योर कॉज इज ट्रू, इफ द स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन द फिजिकल फैक्टर इज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑप्रेसर। जरूरी नहीं है कि आप हाथापाई पे आओ, आप प्रोटेस्ट करो, आप नॉन वायलेंस करो। अगर आपका कॉज सच्चा है, अगर स्ट्रगल इनजस्टिस के अगेंस्ट है, तो फिजिकली आपको वायलेंस का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये बिलीव, ये नोबल थॉट किसका था? गांधी जी का। तो गांधी टेक्निक ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का लिटरल मीनिंग क्या होता है? होल्डिंग ऑन टू ट्रूथ, सच पे ट्रूथ रहना और ट्रूथ फोर्स। एक नॉन वायलेंट स्ट्रगल था, और एक किसने इंट्रोड्यूस किया? गांधी जी ने इन इंडियन नेशनल मूवमेंट में। इट पर्सुएड्स द अपोनेंट टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ। क्या आप अपोनेंट को बोल सकते हो कि आप सच को समझो, ना कि उसको फोर्स करो सच को समझने से वायलेंस के साथ। ये एक नॉन वायलेंस का मेथड था। द लिटरल मीनिंग ऑफ सत्याग्रह इज होल्डिंग ऑन टू ट्रूथ। तो गांधी टेक्निक ऑफ सत्याग्रह, गांधी ने इवॉल्व की टेक्निक ऑफ सत्याग्रह ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। सो द लिटरल मीनिंग ऑफ सत्याग्रह इज होल्डिंग ऑन टू ट्रूथ। इट वाज बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस बट वाज डिफरेंट फ्रॉम पैसिव रेजिस्टेंस। इट वाज बेस्ड ऑन इंटेंस एक्टिविटी। इंटेंस एक्टिविटी पे बेस्ड थी। So it suggested that if the cause was true, if struggle was against injustice, then the physical factor is not necessary to fight the oppressor. Without being a passive, a satyagrah could win the battle through non-violence. एक passive होने के बगैर, अगर आप एक सत्याग्रह हो, तो आप एक non-violence, लड़ाई झगड़े मारपीट के बगैर जो है किसी भी बैटल को इजीली, सत्याग्रह के नोबल मेथड ऑफ मास एजिटेशन जो है, उससे सत्याग्रह की वजह से आप कोई भी बैटल जीत सकते हो। This could be done. This could be done by appealing to the conscience of the oppressor. The oppressor had to be persuaded to see the truth. आपको oppressor को persuade करने की सच देखो, instead of being forced to accept truth through the use of violence. तो सत्याग्रह हुआ था, it is actually non-violence, holding on to truth. I hope it is clear. अब गांधी जी है। गांधी इंडिया में कब आए? गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। जनवरी 1915 में गांधी वापस आए इंडिया। तब तक वो कहाँ थे? साउथ अफ्रीका में रेसिस्ट रिजीम के खिलाफ फाइट कर रहे थे। गांधी रिटर्न टू इंडिया। गांधी इंडिया में वापस आए। So Gandhi returned to India in January 1950. So after arriving in India, he established a satyagraha ashram. उसने एक सत्याग्रह आश्रम बनाया on near the banks of Sabarmati Ashram. और during the next 2 years, he organized some important movements. उसके बाद जो 2 साल थे, उन्होंने कुछ important movements किए। एक उन्होंने चंपारण मूवमेंट किया, खेड़ा मूवमेंट एंड मिल वर्कर्स मूवमेंट। Just a second. हाँ, तो गांधी ने कुछ मूवमेंट्स किए। एक चंपारण मूवमेंट किया, चंपारण मूवमेंट, और जो भी इन्होंने मूवमेंट्स किए और उनके खिलाफ इन्होंने कैसे फाइट की? ओनली थ्रू द नोबल मेथड ऑफ मास एजिटेशन, दैट वाज सत्याग्रह,
होल्डिंग ऑन टू ट्रूथ, अगर आप सच्चे हो, आपका कॉज सच्चा है, आपकी स्ट्रगल जो है इनजस्टिस के खिलाफ है, तो आपको फिजिकल फैक्टर की जरूरत नहीं है किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए। आप सच के साथ जो है कोई भी बैटल विन कर सकते हो। दैट इज सत्याग्रह, दैट वाज द नोबल थॉट ऑफ गांधी जी। तो उन्होंने 3 मूवमेंट्स की, एक चंपारण मूवमेंट की। चंपारण मूवमेंट जो था, जो यूरोपियन प्लांटर्स थे, चंपारण पीजेंट्स को फोर्स करते थे कि आप इंडिगो ग्रो करो 3/20th पार्ट ऑफ लैंड में। उनको फोर्स करते थे कि आप इंडिगो को ग्रो करो 3/20th लैंड में। When synthetic days replaced indigo, the planters demanded high rents and illegal dues from peasants. The peasants were also forced to sell the produce at the prices fixed by the Europeans. मतलब आपकी जो प्रोड्यूस है, जो इंडिगो है, आप इनको इन प्राइसेस पे बेचो जो हम बोल रहे हैं। ये यूरोपियन प्लांटर्स बोल रहे थे पीजेंट्स को, उनको फोर्स कर रहे थे इंडिगो ग्रो करो, और उनसे हाई रेंट्स और इलीगल ड्यूज मांग रहे थे, और उनको बोल रहे थे कि जो आपकी प्रोड्यूस है, जो हम प्राइस बोलेंगे, इस प्राइस पे इसको बेचो। All right. So अब गांधी जी आए, उन्होंने उसके noble way of mass agitation, that is satyagraha, through his noble way of satyagraha, Gandhi forced the authorities to retreat and convince them to abolish थिंकटी। ये थिंकटी क्या था? थिंकटी इसी को बोलते थे कि जो यूरोपियन प्लांटर्स फोर्स करते थे चंपारण के पीजेंट्स को कि आप इंडिगो ग्रो करो, इस प्रैक्टिस को हम थिंकटी बोलते हैं। तो जो गांधी जी, उन्होंने फोर्स के अथॉरिटीज को टू एबॉलिश थिंकटी, एबॉलिश कर दो थिंकटी को, एंड द पीजेंट्स should be compensated for the illegal dues extracted from them. जो भी illegal dues आप इन यूरोपियन प्लांटर्स ने इनसे एक्सट्रैक्ट की है, इनके लिए पीजेंट्स को compensate, they should be compensated for the illegal dues extracted from them. तो चंपारण मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ थ्रू द यूज ऑफ सत्याग्रह। ऑल राइट, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, लेट मी। तो चंपारण मूवमेंट वाज सक्सेसफुल थ्रू द नोबल मेथड ऑफ मास एजिटेशन, दैट वाज सत्याग्रह। फिर गांधी जी ने एक और मूवमेंट किया, दैट इज खेड़ा मूवमेंट। जो चंपारण मूवमेंट था वो 1916 में हुआ था, लेकिन वो उनका जो बैटल था जो गांधी ने, वो एक्चुअली 1917 में हुआ था। तो अगर आपको डेट लिखनी हो तो आप 1917 लिखिएगा। ओके, और खेड़ा मूवमेंट जो है वो भी 1917 में हुआ। खेड़ा मूवमेंट में क्या हुआ? बिकॉज ऑफ ड्रॉट, एक ड्रॉट आया था 1918 में। the farmers of खेड़ा requested the government to suspend the taxes for the year 1919, क्योंकि जो ड्रॉट आया था 1918 में आया था, तो खेड़ा के फार्मर्स ने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि आप लोग प्लीज जो है 1919 के टैक्सेस जो है सस्पेंड कर दे, क्योंकि जब फसल ही नहीं होगी कि तो वो बेचेंगे क्या, वो देंगे कैसे टैक्सेस को गवर्नमेंट को। सो द गवर्नमेंट रिमेन्ड एडामेंट and said that the property of the farmers would be seized if the taxes were not paid. वो लोग अब अटल रहे, वो अपनी बात पे खड़े रहे और बोले अगर आप लोगों ने, अगर खेड़ा के फार्म पीजेंट्स ने टैक्सेस पे नहीं किए तो हम इनकी जो प्रॉपर्टी है वो सीज कर देंगे। तो गांधी जी जो आए, गांधी जी asked not to pay taxes. गांधी जी ने बोला कि आप टैक्सेस ना भरे, and farmers withstood the government's adamant policy. Ultimately, the government agreed to suspend the taxes for the year in question and the next reduced the increase in rate. Ultimately, government ने agree किया, उन्होंने taxes suspend कर दिए, क्योंकि गांधी जी ने सत्याग्रह यूज किया, प्रोटेस्ट किया, नॉन वायलेंस का मेथड यूज किया, जो कि फिर से एक बार सक्सेसफुल हुआ। और कब हुआ ये? 1917 में हुआ। और उनको जो है, उन्होंने सारी कॉन्फिस्केटेड जो प्रॉपर्टी थी पीजेंट्स की गवर्नमेंट के पास, वो भी उनको लौटा दी। ये जो क्रॉप फेलियर और एक प्लेग एपिडेमिक भी फैल गया था, जिसकी वजह से जो है फसल उग नहीं रही थी, तो वो टैक्सेस पे नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया टू सस्पेंड द टैक्सेस फॉर द ईयर। उन्होंने बात नहीं मानी, गांधी जी आए, सत्याग्रह यूज किया, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट एग्रीड टू सस्पेंड द टैक्सेस फॉर द ईयर। So crop failure and plague epidemic made the life of the farmers miserable in the Kheda district of Gujarat. So they started a movement under Gandhi's leadership with the demand for a reduction in land revenue. Then mill workers movement. मिल वर्कर्स मूवमेंट कब हुआ? ये भी आपका 1918, ये आपका 1918 में हुआ, ये तो 1917 में। ऑलराइट, जो मिल वर्कर्स मूवमेंट थे ना, ये कॉटन, जस्ट अ सेकेंड,
जो आपका मिल वर्कर्स मूवमेंट था, ये कॉटन मिल वर्कर्स और मिल ओनर्स के बीच में था. द रिलेशन बिटवीन द कॉटन मिल वर्कर्स एंड द ओनर्स worsened when the striking workers, being arbitrarily dismissed and the mill owners deciding to bring in workers from Bombay. Mill owners ने क्या किया, वो workers कहाँ से लाने लगे, बॉम्बे से लाने लगे. So गांधी ने क्या किया, गांधी asked to remain non-violent while on a strike. गांधी ने बोला आप लोग नॉन वायलेंट रहो, कोई मारपीट नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, लेकिन स्ट्राइक पे रहो, यानी कि सत्याग्रह को यूज करो, सत्याग्रह को यूज करो. सो गांधी जी ने ये किया. तो फिर क्या हुआ, जो इनके जो ये थे, जो इनको मिल वर्कर्स और जो मिल ओनर्स के बीच में ये थी, तो फाइनली मिल ओनर्स ने एग्री कर दिया और उन्होंने जो इशू था एक ट्रिब्यूनल को सबमिट किया. और उन्होंने क्या किया, जो उनको लो वेजेस मिल रही थी बेसिकली मिल ओनर्स को, तो फाइनली उन्होंने एग्री किया और जो इशू था वो किसको सबमिट किया, ट्रिब्यूनल को सबमिट किया. और मिल ओनर्स को उन्होंने क्या रिवॉर्ड किया, 35% वेज हाइक. मतलब उनकी जो उनको कम वेजेस मिल रही थी, अब गांधी जी ने जो सत्याग्रह का इस्तेमाल किया उसकी वजह से उनको 35% वेज हाइक मिला. मतलब 35% जो उनकी सैलरी थी, जो उनकी वेजेस थी, वो इंक्रीज हो गई थ्रू द नोबल मेथड ऑफ मास एजिटेशन, दैट इज सत्याग्रह. So low wages and poor working conditions forced the mill workers of Ahmedabad to start a movement under Gandhi's leadership in 98. सत्याग्रह यूज हुआ और उनको 35% वेज हाइक मिला. All right. Okay, next. अब क्या हुआ, अब जो ये सब कुछ हो रहा था तो ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो पसंद नहीं आएगा. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब क्या किया, एक राउलेट एक्ट पास कर दिया. राउलेट एक्ट किसने पास किया था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी. सो द एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 में पास हुआ. इज पॉपुलरली नोन एज द राउलेट एक्ट. क्यों, आफ्टर सर सिडनी राउलेट. सर सिडनी राउलेट जिन्होंने पास किया था उनका नाम था, तो उनके नाम पे राउलेट एक्ट पड़ गया इसका नाम. सो द प्रेसिडेंट ऑफ अ कमिटी सेट अप इन 1914. वो जो सर सिडनी राउलेट थे वो एक प्रेसिडेंट थे एक कमिटी के, जो 1917 में सेटअप हुई थी टू लुक इनटू द, किसलिए सेटअप हुई थी इसलिए ताकि वो सबवर्सिव एक्टिविटीज जो इंडियन पीपल की है उस पर ध्यान रख सके, उनको उसके ऊपर लुक आफ्टर कर सके. So the act was based on the recommendations made by this committee. यही कमिटी recommendations बनाती थी जिस पे ये act जो था based था. So the act was based on the recommendations made by this committee. To the किसको बनाया था, to the Imperial Legislative Council. किसने बनाया था, Imperial Legislative Council. So the committee made recommendations to arm the government with powers to suppress all. इसलिए recommendations बनाती थी ताकि गवर्नमेंट के पास पावर आए और जो भी अनलॉफुल, जो भी डेंजरस एक्टिविटीज हो रही है, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो रही है, जो गांधी जी कर रहे हैं थ्रू हिज नोबल मेथड ऑफ मास एजिटेशन, दैट इज सत्याग्रह, वो उन सबको सप्रेस कर सके. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया था. सो all elected Indian members, जो भी elected Indian members थे of the Imperial Legislative Council, they voted against the bill. उन सब ने इस एक्ट के अगेंस्ट वोट किया, but they were in a minority. मगर जो इंडियंस थे obviously इस एक्ट में ज्यादा ब्रिटिशर्स थे, तो वो एक माइनॉरिटी में थे and easily overruled by the official nominees. So this act gave the government the power to imprison any person without any trial for a period of 2 years. मतलब आप किसी भी पर्सन को जो है जेल में डाल सकते हो अगर उसने कोई भी प्रोटेस्ट किया, कुछ भी किया, विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, विदाउट कि आप जज के सामने कोर्ट में उसको ले जाने के बगैर ऐसे ही 2 साल के लिए उसको जेल में डाल सकते हो. Aim of this act was to destroy the national movement by imprisoning the national workers. It was a black law. ये एक black law था because it was against basic human rights. ये किसके against था? ये against था basic human rights की. So अब Indians obviously Indians को पसंद नहीं आएगा.
So why were Indians outraged by this act? Indians outraged क्यों थे इस act के? क्योंकि the act gave the British government supreme power to suppress political activities of Indians. आपको उसने सारी जो political activities थी इस act की वजह से जो Indians की थी वो सारी suppress कर दी गई थी. So the Indians were outraged by this act because it actually empowered the British government. इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एम्पावर कर दिया था कि वो सारी जो है सप्रेस कर सकती है पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड डिटेन पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years. अब उसको 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हो और आप उसको कोर्ट के सामने जज के सामने पेश करने की भी जरूरत नहीं है. ये पावर ब्रिटिशर्स को दे दी थी इस राउलेट एक्ट ने. तो इसलिए इंडियंस इस एक्ट से बहुत ज्यादा आउटरीच थे. द एक्ट अलाउड इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years ऑफ इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स विदाउट एनी ट्रायल. थ्रू it the British government aimed to decrease the political activities of India and suppressed it. इसकी वजह से इंडियंस को ये एक्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक पावर मिल गई कि वो किसी को भी अगर किसी ने भी प्रोटेस्ट किया या कोई भी वायलेंस की तो वो उनको जेल में डाल सकते हैं विदाउट ट्रायल फॉर 2 years. उन्होंने इसने अलाउ किया Indians का arrest without warrant on the mere suspicion of treason. Okay. Next. फिर अब जलियांवाला बाग. अब क्या हुआ? एक जलियांवाला बाग मैसाक्रे हुआ. मैसाक्रे हम किसको बोलते हैं? जब आप एक लार्ज स्केल पे लोगों को मारते हो ना तो उसको मर्डर नहीं बोलते, उसको मैसाक्रे बोलते हैं. When you kill people at a large scale. तो 13th April 1919 को एक मैसाक्रे हुआ. 13 अप्रैल 1919 को एक जालियांवाला बाग में एक मसाक्रे हुआ. लोगों को लार्ज स्केल पे मारा गया. सो हम थोड़ा सा पहले इसकी स्टोरी समझते थे कि हुआ क्या था. तो बैकग्राउंड क्या था? अमृतसर वाज द वर्स्ट अफेक्टेड बाय द वायलेंस दैट रिजल्टेड ड्यू टू द रिप्रेसिव जो रिप्रेसिव मेजर्स टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. जो अमृतसर है वो सबसे ज्यादा वही वायलेंस के थ्रू जा सकता था क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिप्रेसिव मेजर्स लिए थे उसकी वजह से. So April 1919 saw the biggest and the most anti-British upsurge since 1857. Though there was not violence by the protesters in the beginning, कोई violence नहीं थी protesters से in the beginning, but April 9 को क्या हुआ था? 2 nationalist leaders, Dr. सत्यापाल और सैफुद्दीन खिचलू को क्या किया था? वो उनको अरेस्ट किया गया था and were taken to an unknown destination. So इससे क्या हुआ? This created resentment, this caused resentment among the public. इससे लोगों को नाराजगी हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि क्यों ले गए, एक अननोन डेस्टिनेशन पे ले गए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया. So this caused resentment among the public. So जो protesters थे, these protesters were fired upon on April 10. April 10 पे इन पे गोली चला दी गई थी. So General Dyer, who was given the responsibility to restore order, उसने एक लॉ इशू कर दिया. जनरल डायर ने मार्शल लॉ जिसको बोलते हैं कि आप लोग जो है मार्शल लॉ फॉरबिडिंग पीपल फ्रॉम असेंबलिंग इन ग्रुप्स मोर देन 3, कि आप 3 ग्रुप से ज्यादा जो है असेंबल नहीं कर सकते, बीट बार नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते. लेकिन जो ये लॉ जनरल डायर ने ऐसे इशू कर दिया था और लोगों को इसके बारे में कुछ खबर ही नहीं थी. ऑलराइट, लोगों को इसके बारे में कुछ खबर ही नहीं थी. सो ऑन द बैसाखी डे पर क्या हुआ? अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल फ्रॉम मोस्टली नेबरिंग विलेजेस unaware of the prohibited orders in the city. ये क्या orders हुए, कौन सा martial law impose, इनको कुछ नहीं पता था. Gathered in the जलियांवाला बाग to celebrate बैसाखी. तो वो जलियांवाला बाग में gather हुए बैसाखी को celebrate करने के लिए. Local leaders were also called a protest meeting. Local leaders ने भी एक protest meeting बुलाई थी at the venue, उसी venue पर. And the meeting had gone on peacefully. अच्छी तरीके से meeting हो गई थी और उन्होंने 2 resolutions बनाई थी. The meeting had gone on peacefully और 2 resolutions बनाई थी. One calling for the repeal of the Rowlatt Act को repeal करो और दूसरा condemning the firing on April 10. ठीक है. So it was then कि जो ब्रिगेडियर जनरल डायर था वो सीन पे अराइज हुआ उसके लोगों के साथ. तब जब जनरल डायर आया, बैसाखी लोग सेलिब्रेट करे, उनको कुछ मार्शल लॉ के बारे में पता ही नहीं है कि क्या इम्पोज हुआ है, क्या लॉ है, इसके अकॉर्डिंग क्या चीजें हैं, तो उनको कुछ इसके बारे में देवर अनअवेयर अबाउट इट, टोटली अनअवेयर अबाउट इट. द ट्रूप्स सराउंडेड द गैदरिंग अंडर ऑर्डर्स फ्रॉम डायर. डायर ने उनको बोला कि जो ट्रूप्स हैं उन सारी गैदरिंग को उन्होंने सराउंड कर दिया.
and the orders from Dyer, and blocked the only exit point and opened fire on the unarmed crowd. उन्होंने एक exit point को, वो जो exit point था वहां का, उनको block कर दिया और उन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दी लोगों पे. Unarmed crowd मतलब unarmed crowd, उनके पास कोई हथियार ही नहीं था, कोई था ही नहीं जिससे वो खुद को बचा सके. All right, so no warning was issued, no instructions to disperse were given, and unarmed gathering of men, women and children were fired upon. कोई वार्निंग नहीं दी गई, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई कि आपको चलो जाओ जल्दी जल्दी हम गोलियां चलाने वाले, कुछ नहीं बोला गया. सीधे एक अनआर्म्ड गैदरिंग जिसमें लोग, मेन थे, मर्द थे, औरत थे, बच्चे थे, उन सब पे गोलियां चलानी शुरू कर दी. So an approximate of 20,000 people were caught beneath the hails of bullets, and the official account puts the death toll at 349. Official accounts बोलते हैं कि 349 लोग मर गए, but unofficial estimate says twice as many people died. So unofficial जो estimates बोलते हैं वो बोलते हैं कि twice as many people मर गए इस जलियांवाला बाग मैसाक्रे में. So it is precisely known that 1650 bullets were fired into the crowd. कि 1650 bullets लगाई गई थी इस जलियांवाला बाग crowd में. So the grim massacre was an inflection point in the history of colonial rule. ये खतरनाक एक point बन गया history जो थी colonial rule में, ऐसा कभी नहीं हुआ था. So ये जो इस जलियांवाला बाग मैसाक्रे था जो एक इन्फ्लेशन पॉइंट बन गया इन द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल रूल. सो इससे क्या हुआ, the Indians were shocked, जो इंडियंस थे shocked हो गए थे by this bloody massacre. So जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने renounced his knighthood and processed, और जो गांधी जी gave up the title of केसरी हिंद. तो ये सारा हुआ आपके जलियांवाला बाग मैसाक्रे में, एक bloody massacre. All right. So अब जो एंटायर नेशन था, the entire nation was stunned by this bloody massacre. पूरा नेशन जो था शॉक में था, स्टन हो गया था इस bloody massacre की वजह से. So the entire nation was stunned by this bloody massacre. All right. So on April 19, a public meeting was organized at Jallianwala Bagh massacre, और ये कहाँ पर था, अमृतसर में था, to protest the arrests of national leaders. कि जो national leaders, 2 national leaders को arrest कर दिया गया था, और कहाँ कौन 2 national leaders थे, डॉक्टर सत्यापाल and साफुद्दीन खिचलू. They were arrested और एक unknown destination पर उनको लेकर गए थे. Many villagers who came to attend a fair were also present in the park. General Dyer reached the meeting place along with the British troops. He ordered the troops to fire. The firing lasted for nearly 10 minutes. 10 minutes तक continuously लोगों ने गोलियां चलाई. और कितनी bullets गई थी? 1650. More than 1,000 people were killed and many were wounded. बहुत सारे जख्मी हुए थे और 1,000 से ज्यादा लोग मर गए थे. This incident is called Jallianwala Bagh massacre. I hope it is clear. तो आप देख सकते हो इस तरीके से लोग एक जलियांवाला बाग अमृतसर में गैदर हुए थे और किस तरीके से लोगों ने उन पे, जो ब्रिटिश ट्रूप्स थे उन्होंने उन पे गोली चलाई अंडर ऑर्डर्स फ्रॉम जनरल डायर. सो जलियांवाला बाग मैसाक्रे कब हुआ, ये 13 अप्रैल 1919 को. अब एक हंटर कमीशन बनाई गई. हंटर कमीशन क्या था? Hunter Commission, the massacre of the Jallianwala Bagh shocked Indians. Indians shock हो गए इससे और बहुत सारे Britishers भी हो गए. So the Secretary of India ordered, उसने order किया that a committee of inquiry be formed to investigate the matter. कि एक inquiry की committee बनाई जाएगी कि matter को investigate करने के लिए. So on October 14, 1919 क्या हुआ? October 14, 1919 को क्या हुआ? Government of India announced the formation of the Disorders Inquiry Committee, which came to be more widely and variously known as the Hunter Committee. The Government of India announced the formation of the Disorders Inquiry Committee, commonly known as the Hunter Committee, after the name of Act's chairman. उसके chairman कौन थे इस committee के? लॉर्ड विलियम हंटर थे, जिनके जैसे राउल एक्ट किसके नाम पर पड़ा था, सर सिडनी राउल एक्ट के नाम पे, इसी तरीके से जो इनके चेयरमैन थे लॉर्ड विलियम हंटर, उनके नाम पर ये कमेटी पड़ गई थी. कमेटी का नाम पड़ गया था हंटर कमीशन क्योंकि उनका नाम था लॉर्ड विलियम हंटर. द पर्पस
The purpose of the committee was to investigate the disturbances in Bombay, Punjab and दिल्ली. जो भी disturbances चल रहे थे वहां पर उनको investigate करना, इसी मुद्दे के लिए जो थी ये कमेटी बनाई गई थी. There were many Indians in the committee. बहुत सारे Indians थे in the committee. Though the committee condemned Dyer's action, उसने कोई panel and कोई disciplinary action issue नहीं किया and did not impose any panel or disciplinary action. Though there were 3 Indians in the committee. All right. Though the committee condemned Dyer's action, it did not impose any penal or disciplinary action. The purpose क्या था committee का? Investigate करना disturbances Bombay, Delhi और Punjab में, about their causes and the measures taken to cope with them. So in short इस committee का कोई फायदा नहीं हुआ. फिर आता है आपका खिलाफत मूवमेंट. अब खिलाफत मूवमेंट क्या है? खिलाफत मूवमेंट एक क्या हुआ when the first world war ended. जब first world war end हुआ, the British took a stern attitude towards Turkey. ब्रिटिश ने एक stern attitude लिया टर्की की तरफ. टर्की, अभी उसको टर्की बोलते, पहले उसको ओटोमन एम्पायर बोलते थे. So टर्की की तरफ एक stern attitude. The British took a stern attitude towards Turkey. टर्की की तरफ ब्रिटिशर्स ने एक stern attitude लिया. All right. So Turkey was dismembered and Khalifa was removed from power. Turkey को dismember कर दिया गया और खलीफा को power से remove कर दिया गया. So the Muslims in India, as Muslims all over the world, regarded the Sultan of Turkey as their spiritual leader Khalifa. खलीफा को वो एक Sultan of Turkey मानते थे, उनको अपना spiritual leader मानते थे. So obviously उनको बहुत बुरा लगा कि उसको खलीफा को remove कर दिया गया power से. जो एक stern attitude लिया British government ने टर्की की तरफ. So Khalifa was removed from power. खलीफा को पावर से क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया. Naturally, their sympathies were with Turkey. उनकी sympathy जो थी टर्की की तरफ थी. There was a lot of resentment among the Indian Muslims over the harsh treatment जो टर्की पे किया जाता था and the terms of Treaty of Sèvres that were imposed on Turkey. एक treaty का नाम था Treaty of Sèvres. ट्रीटी ऑफ सर्व्स जो थी टर्की पे इम्पोज कर दी गई थी और जो हार्श ट्रीटमेंट किया गया था, तो लोग बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से इसकी वजह से. सो इन इंडिया टू मुस्लिम्स डिमांडेड फ्रॉम द ब्रिटिश से मुस्लिम ने क्या डिमांड किया? दैट द खलीफास कंट्रोल ओवर द मुस्लिम सैक्रेड प्लेसेस शुड बी रिटर्न्ड and the Khalifa should be left with sufficient territories after territorial arrangements. कि खलीफा के पास sufficient territories रहनी चाहिए territorial arrangements के बाद, और जो खलीफा का कंट्रोल है मुस्लिम sacred places पे वो उसको वापस लौटा देना चाहिए. जो ये डिमांड्स थी इंडियन मुस्लिम्स की, किससे? ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटिशर्स से. So a खिलाफत कमेटी was formed. खिलाफत कमेटी बनाई गई थी under the leadership of Ali brothers. अली ब्रदर्स कौन थे? मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इनको अली ब्रदर्स भी बोलते हैं. टू फोर्स द ब्रिटिश टू चेंज देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स टर्की. क्यों बनाई गई थी? कि ब्रिटिश को फोर्स किया जाएगा कि जो आपका एटीट्यूड है टर्की की तरफ उसको चेंज करो. सो एट द कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस जो सितंबर 1920 में हुआ, गांधी कन्विंस्ड अदर लीडर्स ऑफ द नीड टू स्टार्ट अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. उन्होंने जो अदर लीडर्स थी जरूरत की, उन्होंने उनको कन्विंस किया गांधी जी ने कि हम एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे फॉर द सपोर्ट ऑफ खिलाफत के लिए भी होगा और वो स्वराज के लिए भी होगा, सेल्फ गवर्नमेंट के लिए होगा. इससे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से एक तो खिलाफत इशू भी है वो भी सॉल्व हो जाएगा और जो हमें इंडियंस को इंडिपेंडेंस चाहिए वो भी आ जाएगा. So at the Calcutta session of Congress, Gandhi ji convinced other leaders of the lead to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as for Swaraj. So after Rowlatt Satyagraha, Gandhi felt need to widespread the movement and so took up the Khilafat issue. In Turkey, a harsh treaty was going on to be imposed on Khilafat. वो treaty कौन थी? Treaty of Sèvres, the spiritual leader, head of Islamic world. Khilafat committee with the help of two brothers, उनको अली brothers भी बोलते हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली. उन्होंने मार्च 1919 में खलीफा पावर्स को सेटअप किया था ताकि वो खलीफा पावर्स को डिफेंड कर सके. तो कलकत्ता सेशन में जो सितंबर 1920 में हुआ, गांधी जी ने कन्विंस किया अदर लीडर्स ऑफ द नीड टू स्टार्ट अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए उन्होंने उनको कन्विंस किया.
सो स्टार्ट अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसके लिए गांधी जी ने उनको कन्विंस किया, किसके लिए, जो कि स्वराज के सपोर्ट में भी था और किसके लिए था, एज वेल एज फॉर स्वराज, एज वेल इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज। सो खिलाफत मूवमेंट कब फाइनली लॉन्च हुआ, जनवरी 1921 में। ओके, अब आया आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जस्ट अ सेकेंड। अब आया आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वाज द फर्स्ट नेशन वाइड मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, ये पहला मूवमेंट था जो नेशन वाइड हुआ ब्रिटिश के खिलाफ। इट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट द राउलेट एक्ट, जलियांवाला बाग एपिसोड एंड खिलाफत इशू। इन सब का रिएक्शन जो था, ब्रिटिशर्स ने जो किया था हम इंडियंस पे जुल्म, उसके खिलाफ जो रिएक्शन था वो हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के थ्रू दिया। इसके मेन एम क्या थे, annulment of the Rowlatt Act and remedying the Punjab wrongs. That is, the British government should express its regret on the happening in the Punjab, particularly in Amritsar. जो अमृतसर में जलियांवाला बाग एपिसोड हुआ, उस पे ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना रिग्रेट एक्सप्रेस करे, ये एक इसका मुद्दा था। दूसरा कि एक रेमेडाइंग द खिलाफत इशू, दैट इज द ब्रिटिश गवर्नमेंट, द ब्रिटिश शुड अडॉप्ट अ lenient व्यू टुवर्ड्स टर्की। ब्रिटिश का जो ये एटीट्यूड है उसको वो छोड़ना चाहिए और उनको एक lenient व्यू लेना चाहिए टर्की की तरफ। तीसरा इसका ये मुद्दा था कि सैटिस्फाइंग द नेशनलिस्ट नेशनलिस्ट, जो सैटिस्फाइंग द नेशनलिस्ट अर्ज फॉर स्वराज, कि हमें स्वराज चाहिए, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, satisfying the nationalist urge for Swaraj by forming a new scheme of meaningful and substantial reform. तो ये मुद्दे थे, मेन एम थे, ओके, किसके, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के। सो द मूवमेंट वाज बेस्ड ऑन द गांधीज प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, दैट इज सत्याग्रह मूवमेंट। ऑब्वियसली गांधी जी लीड कर रहे थे, लीडरशिप गांधी जी की लीडरशिप के अंडर था, और ये जो था, जो ये मूवमेंट था, ये गांधी जी की लीडरशिप के अंडर था, और ये किस पे बेस्ड था, गांधी की नॉन वायलेंस टेक्निक में, यानी कि सत्याग्रह पे। However, the movement did sometimes reach beyond the Gandhi's tenet of सत्याग्रह, कभी इसमें वायलेंस आने लगी बीच में। So it was started under the leadership of Gandhi ji in January 1921। ये हुआ था एक्चुअली स्टार्ट 1920 में, अडॉप्ट हुआ था 1921 में, एक्चुअली स्टार्ट हुआ था। ऑलराइट, सो दिस किसके अंडर, लीडरशिप के अंडर था, गांधी जी की लीडरशिप के अंडर था, और 1920 में इसको अडॉप्ट किया गया था। 1921 में, जनवरी 1921 में ये स्टार्ट हुआ था। सो द जो ये प्रोग्राम था, द प्रोग्राम इंक्लूडेड बाइकॉट ऑफ, इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर कि हम बॉयकॉट कर दिया गया गवर्नमेंट रन स्कूल्स एंड कॉलेजेस को, लॉ कोर्ट्स को, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को, एंड और ये सब कुछ जो है इन्होंने बाइकआउट कर दिया। जो लिक्वर शॉप्स थी, पिकेटिंग लिक्वर शॉप्स की एंट्री एग्जिट बंद कर दी गई, और फॉरेन क्लोथ बाइकआउट कर दिया गया। सब तो प्रोग्राम इंक्लूडेड बाइकआउट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लॉ कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड फॉरेन क्लोथ, अपार्ट फ्रॉम, एक चीज को छोड़ के, अपार्ट फ्रॉम रिनाउंसिएशन ऑफ गवर्नमेंट ऑनर्स एंड। तो ये आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। तो कब लीडरशिप, गांधी जी की लीडरशिप में लॉन्च हुआ था 1920 में, अडॉप्ट हुआ था जनवरी 1921 में, स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसका एम क्या था, प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इनजस्टिस डन इन पंजाब एंड टर्की टू अटेन स्वराज, ये इसका मुद्दा था। An educated middle class led the movement in towns and cities. Educational institutions, law courts and foreign goods were boycotted. Clear? Okay, next. अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो कॉल्ड ऑफ भी हो गया, वो बंद भी होगा, वो सिर्फ 1922 तक चला। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, विड्रॉ कर दिया। क्यों? Gandhi felt that people had not learned or fully understood the method of non-violence. गांधी को लगा कि लोगों ने जो है अच्छी तरीके से नॉन वायलेंस को समझा नहीं है, या अच्छी तरीके से उनको पता नहीं है कि नॉन वायलेंस होता क्या है, हमें वायलेंस को नहीं लेना है।
इंसिडेंट्स लाइक चौरा चौरी। 5 फरवरी 1922 को एक इंसिडेंट हुआ जिसका नाम है चौरा चौरी, जिसमें जो है एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई और 22 पुलिस ऑफिसर्स डाइड इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से। So Gandhi felt that people had not learned or fully understood the method of non-violence. Sorry. Incidents like चौरा चौरी, जो इंसिडेंट्स थे जैसे कि चौरा चौरी, इंसिडेंट्स लाइक चौरा चौरी could lead to the kind of excitement or fever that would let the movement become violent. इससे जो movement violent बन सकता था. A violent movement could be easily suppressed by violence and excuse for using the armed might of the state against the protesters. The movement was also showing the signs of fatigue यानी कि tiredness, थकावट के भी signs दिखा रहा था. This was natural as it is not possible to sustain any movement at a high pitch for very long, and the government was in no hurry for negotiations. And the central theme of the agitation, the Khilafat question, also dissipated soon. और एक और चीज हुई कि जो some leaders within the Congress they wanted to participate in elections to the provincial councils, ये भी एक वजह था जिसकी वजह से मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया गया. और जो the name of the Gandhi was being invoked, जो गांधी का नाम था वो इन्वोक कर दिया जा रहा था टू सैंक्शन ऑल एक्शंस एंड एस्पिरेशंस. सो बेसिकली जो मूवमेंट था वो वायलेंट होता जा रहा था. तो गांधी जी ने बोला नहीं, मैं इतना वायलेंट मूवमेंट नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज वो सत्याग्रह पे बिलीव करते थे, नॉन वायलेंस पे, होल्डिंग ऑन टू ट्रूथ पे बिलीव करते थे. तो इसलिए गांधी जी ने मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया. So in February 1922, Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement. He felt the movement was turning violent in many places. जैसे कि आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, एक चौरा चौरी इंसिडेंट जो हुआ, चौरा चौरी इंसिडेंट जो हुआ, और ये कब हुआ? ये हुआ 5 फरवरी 1922 को. So within the Congress, some leaders were by now tired of mass struggles and wanted to participate in elections. Some leaders within the Congress wanted to participate in elections to the provincial councils, जिसकी वजह से भी एक रीजन था कि जो non cooperation movement एक call off हो गया to the provincial councils that had been set up by the government of India Act of 1919. तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से जो लास्ट में ये मूवमेंट खत्म बंद हो गया. तो एक्चुअली 1 साल 1 महीना टाइप से मूवमेंट चला. मैं आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन भी दे रही हूँ. दिस होमवर्क क्वेश्चन आप लोग प्लीज मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ओके, आई वांट एवरीबॉडी टू आंसर दिस. होमवर्क क्वेश्चन इज, व्हेन डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी? डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी यानी कि हंटर कमेटी, डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी जो हंटर कमेटी है उसकी फॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब अनाउंस की थी, कौन सी डेट पे अनाउंस की थी? So I want the answer in comment section. और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे वो जो है मेरे ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, और जो मैंने पिछली क्लास में जो लेक्चर 1 दिया था राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप देख सकते हो. और कोई भी डाउट है कमेंट में बताइए, मुझे ईमेल कर सकते हैं, और इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में दे दीजिएगा. So thank you so much for watching this. We'll see you next time. Thank you.